sorry, the mic was off. Basically, rheology is just is talking about how material flow and deform under force. ठीक है, यानी कि आपका जो एक कोई ऐसे मटेरियल जो कि सॉलिड भी हैं और लिक्विड भी होते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज, उनके पास दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एक फोर्स के अंदर किस तरह से फ्लो करते हैं और डीफॉर्म होते हैं, उसको हम कहते हैं रियोलॉजी। इस स्टडी को हम कहते हैं रियोलॉजी। मिसाल के तौर पे आटा, आइसक्रीम, जेल, ठीक है, ये डिफरेंट चीजें हैं जिनको आप जब प्रेशर इन पे लगाते हो या फोर्स इन पे लगाते हो तो ये क्या करते हैं, डीफॉर्म होते हैं, अपने आप को शक्ल चेंज करते हैं। और कभी लाइक आइसक्रीम में दिखने में सॉलिड है, ठीक है, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइसक्रीम आर आल्सो लाइक लिक्विड, ठीक है। तो इस वजह से ये एक रियोलॉजी की स्टडी होती है। बाकी ऐसे लिखा हुआ है, रटे वाली चीजें किसने बनाया, कब बनाया, बेसिकली जो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ रियोलॉजी, पहला मैंने कुछ हेडिंग वाइज कर दिया था, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारे अलग 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 यानी कि ये बेनिफिट लिखे हुए थे, ये सारे के सारे ना, ये और यानी ये आपके पूरा एक टेबल बना हुआ था। मैंने जरा उनको ना हेडिंग वाइज कर दिया सारों को। प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत सारे नए प्रोडक्ट बनाने के अंदर हेल्पफुल होता है। इंग्रेडिएंट सिलेक्शन, सपोर्ट चूजिंग सूटेबल इंग्रेडिएंट फॉर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। लाइक आपको जब पता लग जाता है कि मेरा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो किस तरह का होना चाहिए, तो उसके इंग्रेडिएंट भी उसी तरह के होने हैं, तो उसमें रियोलॉजी हेल्प करता है। लाइक अगर आपको चाहिए कुछ इस तरह की चीज जो जेली नुमा हो, लाइक कस्टर्ड है, तो कस्टर्ड बनाने के लिए आपको फिर ऐसा इंग्रेडिएंट डालना पड़ेगा जिसके जिस तरह लाइक हम ये जेलेटिन या पेक्टिन या इस तरह की कोई चीज आपको डालनी पड़ेगी जो कि उसको उस तरह का स्ट्रक्चर दे। जेली बना रहे हैं तो जेली के अंदर आपको जो पेक्टिन है या जेलेटिन है, वो जेलेटिन वगैरह डालनी पड़ेगी, फिर उसको वो प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो इंग्रेडिएंट सिलेक्शन के अंदर रोल प्ले करता है। फूड प्रोसेसिंग, बहुत सारे गाइड टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट सिलेक्टेड फॉर डिजायर्ड टेक्सचर। अब आपको पता है कि टेक्सचर भी, जेली का टेक्सचर और तरह से होता है, और वो भी इसी चीज के अंदर आता है, फ्लो ऑफ मटेरियल के अंदर। तो उसी के हिसाब से फिर इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज और इस तरह की चीजें जो है वो चूज की जाती हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनहेंसेस टेक्सचर, माउथफील एंड ओवरऑल सेंसरी क्वालिटी। आपको रियोलॉजी का पता होता है तो उसी से आप फिर फर्दर ऑन भी चलते हो कि यार अगर इसका फ्लो इस तरह का है। मजीद आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट अभी कभी करो तो आपको पता होता है कि वहां के अंदर हम क्या करते हैं कि यार चीज ज्यादा हार्ड होनी चाहिए, नहीं थोड़ी सी पतली कर दो, ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम उसकी एडजस्ट करते हैं। तो किसी भी चीज को लाइक नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी और उस सेंस में जा रहे हो। सपोज कर रहे हैं कि आपने आटा बनाया, आटा आपने गूंदा, अब आपको लग रहा है यार या तो ये ज्यादा हार्ड है, तो आप उसको थोड़ा सा पतला कर लोगे। ये बहुत पतला बन गया तो आप मजीद आटा डाल के उसको हार्ड कर दोगे। तो ये जो पतला और मोटा और उसको हार्ड और सॉफ्ट अपील देना अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड टेक्सचर, यही रियोलॉजी है, ठीक है। यही रियोलॉजिकल स्टडीज होती हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, डेफिनेटली टेक्सचर और माउथफील आपने बढ़ानी है ना, तो वो उसमें आ जाएगी। मार्केटिंग जो है, उसके अलावा जब आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हो, अच्छी टेक्सचर का प्रोडक्ट बनाते हो, तो आप उसके हिसाब से कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस के मुताबिक कि कंज्यूमर इसको खाएगा या नहीं खाएगा, तो उसके हिसाब से आप उसको मार्केटिंग करते हैं। अगर मैं इसको दोबारा से आपको स्टार्ट करूं तो सबसे पहले आपके जहन में आइडिया आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, आपने बनानी है, फर्ज कर लें डाइट आइसक्रीम, डन हो गया, डाइट आइसक्रीम बनाएंगे। अब उसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है इंग्रेडिएंट सिलेक्शन का। तो आपने जब डाइट आइसक्रीम का बनाया तो इसका मतलब है आपने सोचा कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो कि सॉलिड और लिक्विड एट अ टाइम होता है। उसके बाद आपने उसके इंग्रेडिएंट सेलेक्ट किए। जब इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करने की बात आई तो आपने वो इंग्रेडिएंट सेलेक्ट किए जो कि उसको ये वाली स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देने में काम आएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, जब आप इंग्रेडिएंट सेलेक्ट कर लेते हो, आप फूड की प्रोसेसिंग करते हो, तो वो तमाम इक्विपमेंट और तमाम तमाम जो प्रोसेसेस हैं, वो अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायर्ड टेक्सचर होंगे, ठीक है। जो डिजायर्ड टेक्सचर है उसके मुताबिक के ही आप टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस को चूज करोगे। कोई ऐसा प्रोसेस नहीं चूज करोगे जो सारे चीज को पानी कर दे, कोई ऐसा नहीं जो बहुत हार्ड कर दे। आप ऐसे प्रोसेस और टूल्स का इस्तेमाल करोगे जो कि उसकी डिजायर्ड डिजायर्ड टेक्नो जो उसकी टेक्सचर प्रॉपर्टी है उसको मेक श्योर करेगा। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, अब आप साथ साथ क्या करते हो, फूड प्रोसेस करके चीज बन जाती है तो चीज की आप क्या करते हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करते हो। जब क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके पास बन जाता है तो उसके बाद आप उसको क्या करते हो, मार्केट करते हो, ठीक है। तो ये आप इस तरह लाइन वाइज भी याद करोगे तो इट विल बी इजियर। अच्छा, इनमें से ही हमने एक प्रोसेस उठा लिया, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग को हमने आगे रख दिया, प्रोसेसिंग एंड ऑपरेशन, मिक्सिंग, इंश्योर प्रॉपर ब्लेंडिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, डिस्पेंसिंग, अफेक्ट ईज एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट रिलीज। यानी ये होता है डिस्पेंसिंग, बेसिकली होता है कि जिस तरह एक वो होता है ना अपना डिस्पेंस होता है किसी चीज से निकाल, फर्ज कर ले कूलर पानी का भर लिया, नीचे टूटी से जब आप पानी निकालते हैं तो वो पानी निकालने को कहते हैं डिस्पेंसिंग। इसी तरह डिस्पेंसर आपने सुना हुआ है, वो जो पानी वाला होता है, ठीक है। पंपिंग,
ये डिफरेंट इसकी लिखी हुई है, कोटिंग और क्लीनिंग क्या क्या होती है, तो ये चीजें डेफिनेशन है इसकी डिफरेंट, वो आप उसके अंदर देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद है कि नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लो एंड बिहेवियरल कंट्रोल्स। ओके, तो फ्लो कंट्रोल मैनेज कंसिस्टेंसी फ्रॉम थिन लिक्विड टू विस्कस मैसेज। रियोलॉजी के अंदर ही ये चीज आती है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपकी चीज बनेगी, उसकी उसका फ्लो क्या होगा, तो फ्लो को मेंटेन रखना अकॉर्डिंग टू, यानी किसी चीज को पतला करना या गाढ़ा करना, वो भी इसी में आ जाएगा। सेटलिंग एंड फ्लोटिंग, प्रिडिक्ट हाउ पार्टिकल बिहेव बेस्ड ऑन विस्कोसिटी, प्रोसेस कंट्रोल एंड यूनिट ऑपरेशन। डिफरेंट चीजें हैं कि ओवरऑल अगर इस पूरे जो इंपॉर्टेंस ऑफ रियोलॉजी को अगर मैं समराइज करूंगा ना, तो आप इसमें ये की पॉइंट्स अगर आप लिखने चलो चार पांच, तो आप ये बताओगे कि भाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले करता है, उसके बाद इंग्रेडिएंट की सिलेक्शन के अंदर रोल प्ले करता है, फूड प्रोसेसिंग के अंदर करता है। यानी ये पहले पांच स्टेप अगर आपने याद किए, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के अंदर ही आपने पांच टेक्निक लिख दी। भाई फूड प्रोसेसिंग को किस तरह के मिक्सिंग, डिस्पेंसिंग, पंपिंग, कोटिंग, क्लीनिंग, ये चार पांच जो है ना, वो प्रोसेसिंग के अंदर ही हमने चार पांच स्टेप लिख देने हैं कि ये तीन चार चार पांच प्रोसेसेस जो है कि फूड प्रोसेसिंग, वो सारे के सारे एडजस्ट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड टेक्सचर। तो वो ही रियोलॉजिकल स्टडीज के अंदर ही आता है। ठीक है, देन आपका आ गया क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट और मार्केटिंग। और उसके अलावा आपका जो आ जाते हैं इक्विपमेंट रिलेटेड, वो इंजीनियरिंग एंड डिजाइन है कि इक्विपमेंट का डिजाइन और रॉ मटेरियल की हैंडलिंग। यानी जितने भी प्रोसेसेस हैं, अगर आप सिंपल प्रोसेसेस लिखने चलो, दैट इज रियोलॉजी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंग्रेडिएंट सिलेक्शन, फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग के अंदर आपने बता दिया मिक्सिंग, डिस्पेंसिंग, पंपिंग, कोटिंग, क्लीनिंग। नीचे भी देखोगे यूनिट ऑपरेशन भी उसी में आ जाएंगे, हीटिंग, ड्राइंग, सेपरेशन, फिल्ट्रेशन। और उसके बाद रॉ मटेरियल हैंडलिंग, सॉर्टिंग, हार्वेस्टिंग, अर्ली स्टेज प्रोसेसिंग। ऑल ऑफ दीज विल कम अंडर द फूड प्रोसेसिंग टेक्निक। ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंडर आ जाएंगे? फूड प्रोसेसिंग के अंडर आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है कि ओके, तो यानी ये सारे प्रोसेसेस के अंदर आ गए। और एक पॉइंट अब नेक्स्ट जो है उसमें आ गया कि टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ से टेक्नोलॉजी के अंदर या प्रोसेसेस के अंदर आपने बात कर दी। और इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट भी जितने थे वो सारे के सारे हमारे किस में आ जाएंगे? उसमें वो बताता है कि इक्विपमेंट के डिज़ाइन भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड टेक्सचर और रिक्वायर्ड जो है ना, वो उसके मुताबिक उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो इस तरह से आप तकरीबन तकरीबन सारा का सारा जो प्रो ओवरऑल है ना, जो ये इंपॉर्टेंस है ऑफ रेडियोलॉजी, अभी आप याद कर लोगे, इट विल बी इजियर। बस आपने कुछ प्रोसेसेस के नाम याद रखने हैं जो कि कॉमनली मैंने आपको बता दिया, मिक्सिंग, डिस्पेंसिंग, पंपिंग, कोटिंग, क्लीनिंग, सॉर्टिंग, हार्वेस्टिंग, अर्ली स्टेज प्रोसेसिंग, इसके अंदर से आगे। और ये कुछ कंसिस्टेंसी को मैनेज करना, ये उसमें यानी प्रोसेसेस के अंदर आ गया। कुछ होता है उसका कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल, भाई प्रेशर, वेलोसिटी, एनर्जी नीड। यानी प्रोसेस ही है, प्रोसेस चल रहा है, उसकी स्पीड क्या होगी, प्रेशर क्या होगा, एनर्जी नीड उसकी कितनी होगी। उसके अलावा जो यहाँ भी वही चीज़ लिखी हुई है, हीटिंग, ड्राइंग, सेपरेशन, फिल्ट्रेशन। अल्टीमेट बात यही है कि प्रोसेसेस के जितने भी एक एक चीज बनाते हुए जितने प्रोसेसेस होंगे, स्टेप वन से लेके लास्ट स्टेप तक, हर प्रोसेस की हर कंडीशन को, हर ये लफ्ज अगर अपने पास लाइन लिख लो तो आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा। हर स्टेप पे, हर प्रोसेस की हर कंडीशन को एडजस्ट करना रियोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड टेक्सचर। ठीक है, तो ये रियोलॉजी है। तो अब आप जब ये बात याद रखोगे, तो आपको आपको तीन चार लेवल पे आप याद रख लोगे हर स्टेप पे। इसका मतलब स्टेप्स हमारे सामने आ गए, जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंग्रेडिएंट सिलेक्शन, फूड प्रोसेसिंग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मार्केटिंग। ठीक है, अब फूड प्रोसेसिंग के अंदर हर स्टेप पे और हर तरह की कंडीशंस में। ठीक है, अब फूड प्रोसेसिंग के अंदर फर्दर स्टेप्स हैं, मिक्सिंग, डिस्पेंसिंग, पंपिंग, क्लीनिंग, कोटिंग, हीटिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग। और सॉर्ट, शुरू में जिस तरह हम सॉर्टिंग, हार्वेस्टिंग करते हैं, जब फसल से काट के लाते हैं, फिर उसकी हीटिंग वगैरह होती है, ड्राइंग होती है, सेपरेशन, फिल्ट्रेशन होती है, फिर उसके बाद उसकी मिक्सिंग होती है, डिस्पेंस पंपिंग होती है, डिस्पेंसिंग होती है, कोटिंग होती है, क्लीनिंग होती है। डिफरेंट प्रोसेस आप ऊपर नीचे करके तरतीब बनाओगे, तो सारे प्रोसेस पे
कंट्रोल करना किसको, डिफरेंट कंडीशंस को, हो सकता है वहां पे टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, वेलोसिटी कंट्रोल हो रही है, डिफरेंट चीजों को कंट्रोल करना ताकि डिजायर्ड टेक्सचर हासिल हो सके। दैट इज रियोलॉजी। आई होप कि अब आप लोग ये सारे पांच जो जो भी 10-15 पॉइंट हैं इनको एक फ्लो में लिखने लगोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू। कैटेगरी एप्लीकेशंस ऑफ रियोलॉजी, मीट के अंदर ये ब्रीड टाइप, ग्रोथ रेट और टेंडरनेस। अब मैं इसमें, मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं इसमें क्या आप लोगों को याद करवाऊँ, कॉन्सेप्ट क्या बिल्टअप करवाऊँ आप लोगों को, जो आपको लेक्चर चाहिए था इसके ऊपर। बहरहाल मीट प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ब्रीड की टाइप, ग्रोथ रेट और टेंडरनेस को, टेंडरनेस होता है मीट का आप समझ लें कि वो कितना अच्छा जो है वो जूसी और कितना टेक्सचर उसका अच्छा है ना, तो वो टेंडरनेस होती है। तो assess effect of pickling, chilling, aging, preservation, judges toughness, compactness and quality for marketing export। मीट प्रोडक्ट के अंदर पहले ये बताता है कि भाई जहां से जानवर आ रहा है ना वो कौन सी टाइप है, ब्रीड टाइप कौन सी है। डिफरेंट ब्रीड टाइप के मीट के टेक्सचर डिफरेंट होगा। ग्रोथ रेट, जो जितना ज्यादा ग्रोथ होती जाती है मीट की टेक्सचरनेस और उसकी टेंडरनेस उस हिसाब से चेंज होती जाती है। इसके अलावा डिफरेंट प्रोसेसिंग टेक्निक की मीट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, क्वालिटी चेक करने के लिए भी जो है वो मीट प्रोडक्ट में रियोलॉजिकल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह फ्रूट, वेजिटेबल, जैम, जेली, स्नैक फूड डिफरेंट के अंदर जो है उनकी, यानी अल्टीमेटली उसका टेक्सचर, उसकी कंपैक्टनेस, वो कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है, ठीक है, और वो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से उसकी क्वालिटी कितनी है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर सेम चीज चेक की जाएगी लेकिन थोड़े से लफ्ज किस तरह चेंज हो जाएंगे कि मीट प्रोडक्ट के अंदर ब्रीड टाइप लफ्ज आ गया, ब्रीड की बात आ गई, ग्रोथ की बात आ गई, टेंडरनेस की बात आ गई। फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर जो उसकी स्टोरेज की बात आ गई, क्रॉप वैरायटी, वहां ब्रीड टाइप था, यहाँ क्रॉप वैरायटी की बात आ गई। और वहां जो है उसका ग्रोथ रेट था क्योंकि वो ग्रो करता है, ठीक है। फसलें जो हैं वो हार्वेस्ट की जाती हैं, उनकी मेच्योरेशन होती है, तो ग्रोथ, हार्वेस्टिंग, मेच्योरेशन स्टेजेस आ गई इसमें। उसके अलावा वो वाला जो है उसके ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स का इम्पैक्ट, फ्रूट्स वेजिटेबल में भी डिफरेंट टेक्निक्स का इम्पैक्ट आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जैम्स जैलीज की बात करोगे तो इसी इसमें पैक्टिन हेल्प इन सिलेक्टिंग पैक्टिन ब्लेंड, असेस जेल क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर, प्रिडिक्ट फाइनल कंसिस्टेंसी। यानी आप एक चीज कॉमन देख रहे हो सारी चीजों के अंदर, दैट इज कि जो टेक्सचर फाइनल चेक करने हैं अकॉर्डिंग सॉफ्ट है, हार्ड है, क्वालिटी के मुताबिक है या नहीं है इस पे। और दूसरा ये कि ऊपर वाले पॉइंट ही जिस तरह इंपॉर्टेंस के अंदर हमने देखा, पहले हम इंग्रेडिएंट की बात करते थे, फिर हम कहते थे यार प्रोसेस का क्या इम्पैक्ट है, जिस तरह मीट में आपने देखा वो कहता है कि अचार, पिकलिंग का, ड्राइंग का क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। और फ्रूट वेजिटेबल में भी टेक्सचरल चेंजेस का क्या इम्पैक्ट आता है, डिफरेंट टेक्सचर किस तरह चेंज कर हो जाता है, और डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस का क्या इम्पैक्ट आता है। तो थिंग्स आर अल्टीमेटली यू विल टॉक अबाउट द डिफरेंशिएशन इन टेक्सचर, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, और उसकी अल्टीमेटली क्वालिटी क्या इम्पैक्ट रहती है। तो ये सारों के अंदर आप यही लिखोगे। कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, विस्कोमेट्रिक प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी चेक कर रहा है, पेक्टिन रिटेंशन, पेस्ट्रीज में भी पेक्टिन आ गया, स्नैक फूड, ये कन्फेक्चरिंग में भी जो है, सॉरी जैम जेली में भी पेक्टिन ब्लेंड की क्वालिटी और स्ट्रक्चर आ गया। तो इसी के मतलब ये सारी बात हो रही होती है, ठीक है। तो अगर आप एक जर्नल चार चार तीन चार पॉइंट अपने जेन में रख लोगे तो यू कैन कवर दिस ऑल। यहां से कुछ आपको बताता हूँ। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फूड, व्हेन फोर्स इज फर्स्ट अप्लाइड टू सॉलिड फूड डीफॉर्मेशन इंक्रीजेज प्रोपोर्शनली। जब आप किसी चीज के ऊपर वजन डालते हैं किसी फूड प्रोडक्ट के ऊपर तो उस वो अपने उसी हिसाब से, प्रोपोर्शनली का मतलब है कि जिस स्पीड से आप फोर्स लगाते हो उसी हिसाब से उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस आती रहती है। विद कंटिन्यूड फोर्स द फोर्स रीचेज ए यील्ड पॉइंट वेयर डीफॉर्मेशन बिकम परमानेंट। यानी एक एक जेली ले लें आप, जेली को जब आप दबाते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो वो एक बार प्रेस होकर वापस अपनी लोकेशन पे आ जाती है, ठीक है। तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से मतलब आप फोर्स लगाई जा रहे हैं लगाई जा रहे हैं, लगा के आप छोड़ेंगे चीज वापस आ जाएगी, फिर लगाई फिर छोड़ेंगे वापस आ जाएगी। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि जहां पे आप मजीद फोर्स लगाएंगे, लाइक आपने ज्यादा फोर्स लगा दी, तो चीज क्या कर जाएगी, वो मुकम्मल तौर पे डीफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। जब वो डीफॉर्म हो जाएगी तो उसको यानी उसकी डीफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी, इवन विदाउट एक्स्ट्रा फोर्स। अब आप फोर्स हटा भी देंगे तो चीज अपनी उसी शक्ल में रह जाएगी जिस शक्ल में आपने दबा के छोड़ी है। फर्दर फोर्स लीड टू रप्चर पॉइंट वेयर फूड स्टार्ट्स टू ब्रेक। अगर आप इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो चीज क्या कर देगी, फट जाएगी। अब आपको मिसाल देता हूँ कि जो जेली है उसकी जो ये फोर्स है वो थोड़ी सी ज्यादा हो,
ठीक है, किस तरह आप जेली को दबाते हैं वो वापस आती है, फिर दबाते हैं फिर वापस आती है, फिर एक और दबाएंगे उसमें एक ग्रूव आ जाएगा, दबाव आ जाएगा, ठीक है। मजीद दबाएंगे जेली टूट जाएगी। इसके बरक्स जब आप आटे की बात करोगे तो आटे के अंदर क्या है कि आटे को एक ही बार दबाओगे वो फौरन से डीफॉर्म, मतलब उसमें हल्की सी फोर्स लगाओगे हो सकता है वो वापस अपनी जगह पे आ जाए। लेकिन मजीद दबाएंगे, थोड़ा सा भी दबाएंगे तो वो क्या कर देगा, डीफॉर्म हो जाएगा, और मजीद दबाएंगे तो वो रप्चर कर जाएगा। टाइप ऑफ रियोलॉजिकल टेस्ट फॉर सॉलिड फूड, type and what they measure. Fundamental test. Basic property of the food like stretchiness, stiffness, not affected by shape. This will depend on the food itself. अच्छा, कुछ दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ होती है फंडामेंटल टेस्ट और कुछ होते हैं एम्पेरिकल टेस्ट। जो फंडामेंटल टेस्ट हैं ये बेसिकली उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं जो कि फूड की बेसिक होती है और शेप पे डिपेंड नहीं करती। लाइक आपके पास एक एप्पल है, अब उस डब्बे नुमा है, गोल है, लंबा है, छोटा है, जो भी है, उसकी सेब वाली प्रॉपर्टीज तो वही रहेंगी। उसकी स्ट्रेचनेस, स्टिफनेस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, वो वही रहेगी। शेप उसकी जैसी भी है, ठीक है, वो अल्टीमेटली वो वैसे ही रहेगी। तो इस तरह की यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि फूड की अपनी होती हैं और उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करती, उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए फंडामेंटल टेस्ट होते हैं। और एम्पेरिकल टेस्ट होते हैं प्रैक्टिकल वैल्यू, लाइक फोर्स टू पोक और स्क्वीज डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ सैंपल। दिस प्रॉपर्टी वेरी फ्रॉम डिफरेंट शेप ऑफ इवन सेम फूड। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं एम्पेरिकल टेस्ट, जिनको आप कहते हो, लाइक फोर्स टू पोक और स्क्वीज, किसी चीज को स्क्वीज करना है, ठीक है, स्क्वीज का मतलब पिचकाना है, ठीक है। तो इट विल डिपेंड अपॉन के फूड की शेप किस तरह की है, ठीक है। अगर तो वो लंबाई का रुख है या बहुत उसकी मतलब एक इस तरह लंबाई का रुख है तो उसकी जो उसकी स्क्वीजिंग प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी। अगर वो एक बॉल की शेप में है तो स्क्वीजिंग प्रॉपर्टीज और तरह से होंगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि वेरी करेंगी उनको कहते हैं प्रैक्टिकल वैल्यू। और जो फूड की अपनी होती हैं, जो शेप से अफेक्ट नहीं होती, उसको कहते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज। और बेसिक प्रॉपर्टीज इफेक्ट को चेक किया जाता है थ्रू फंडामेंटल टेस्ट। और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है इसको चेक किया जाता है थ्रू एम्पेरिकल टेस्ट। अच्छा, इनको जो है वो दो बेसिकली मेन प्रॉपर्टीज के जरिए जो है ना फैक्टर के जरिए कंट्रोल किया जाता है इन प्रॉपर्टीज को। shear stress is the tangential force applied per unit area, while shear rate is the resulting velocity gradient within the fluid due to that applied force. shear stress क्या है? shear stress और shear जो आपका रेट है, these are two terms. shear stress कहता है कि आप जितनी फोर्स लगाएंगे, आप जितनी फोर्स एक फूड के ऊपर लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया, मतलब आपने 1 मीटर का या 1 सेंटीमीटर एरिया ले लिया, उस पर आपने फोर्स लगाई, जितनी फोर्स आपने लगाई दैट इज शियर स्ट्रेस। उसके बदले में फ्लूइड किस तरह से मूव किया, फ्लूइड या वो फूड किस तरह से फ्लो किया, ठीक है। जिस तरह आटा या जेली है आपने उस पर लगाया और उसमें वो कितना आगे मूव कर गया या कितना अंदर दब गया, किस वो जो फ्लो, डेफिनेटली चीज जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हो तो चीज आगे, सॉरी, चीज आगे मूव की होगी ना। यानी एक आप पूरी जेली आगे नहीं मूव की, लेकिन अगर आपने जब दबाया है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल अंदर को चले गए, आगे को मूव हो गए। तो जिस रेट पे वो मूव किए आगे को अकॉर्डिंग टू योर फोर्स, दैट इज कॉल्ड शियर रेट। बेस्ड ऑन दैट कि वो किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, शेयर फोर्स के रिस्पॉन्ड में, शेयर फोर्स के बदले में शेयर रेट का क्या अंदाजा होता है, क्या स्पीड होती है, वो जो है उसकी बेस पे हम फ्लूइड्स को दो तरह का डिवाइड कर देते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड्स सच एज वाटर एंड मिल्क शो अ डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन shear स्ट्रेस एंड shear रेट, मीनिंग देयर फ्लो बिहेवियर इज प्रेडिक्टेबल। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि जब आप एक दूध को के मॉलिक्यूल के ऊपर एक प्रेस उंगली से ना लगाएं, लेकिन फर्ज कर लें आपने कंटेनर बांधा है, उसके ऊपर एक हाइड्रोलिक प्रेस आता है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो उसका जो फ्लूइड का मूवमेंट रेट है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब उसका प्रिडिक्टेबल का मतलब ये होता है कि वो ऐसे फ्लूइड्स होते हैं, ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, जिनका लीनियर रिलेशनशिप है, जितनी फोर्स लगाते रहेंगे उतना वो मूव होता रहेगा। आपने और फोर्स लगाई वो और मूव कर गया, और फोर्स लगाई और मूव कर गया। तो प्रोपोर्शनली दोनों चीजें बराबर, फोर्स बढ़ती जा रही है, स्पीड आगे जा रही है, फोर्स आगे जा रही है, जो रेट है वो आगे जा रहा है। तो इट इज प्रिडिक्टेबल। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं केचप, योगर्ट, डो, यानी थोड़े से कंसिस्टेंट, थोड़े से हार्ड, जो यानी जिनकी कंसिस्टेंसी होती है, थोड़ा सा टेक्सचर होता है, वो लीनियर पैटर्न को फॉलो नहीं करते। Their flow behavior changes depending upon applied stress, making them more complex to handle in food processing.
लेकिन जो ऐसे फूड होते हैं लाइक केचप और टेक्सचर, ये इस तरह नहीं करते। इनमें फोर्स वेरी करती है। हो सकता है शुरू में ये रेजिस्ट करें मूव ऑन करना, और बाद में मूव करना शुरू कर दे। तो देयर आर टू डिफरेंट पैटर्न, पहले रेजिस्ट किया फिर मूव कर गए। तो पहले वाले की जो एक रेट है, यानी आप ग्राफ बनाएंगे तो पहले वाले में फोर्स ज्यादा लगी, मूवमेंट कम हुई। आगे वाले में फोर्स वही लग रही है लेकिन मूवमेंट ज्यादा होगी। तो वो एक कांस्टेंट पैटर्न नहीं होगा। क्योंकि दूध और पानी जो कांस्टेंट एक फ्लूइड होते हैं, नॉर्मल फ्लूइड होते हैं, उनमें इस तरह की कंसिस्टेंसी जो है वो एक फिक्स होती है। जितनी फोर्स उतनी वेलोसिटी है, उतनी उसकी जो है वो जो है शेयर रेट। ठीक है। रियोलॉजी ऑफ डो, डो कहते हैं ये जो हमारा पेड़ा जिसको आप कह सकते हो। ठीक है। डो इज अ विस्को इलास्टिक मटेरियल मीनिंग बिहेवियर लाइक बोथ लिक्विड एज आई टोल्ड यू। आटे का जो होती है डो, और इसके अंदर जो है वो इससे हम फाइनल क्वालिटी ऑफ बेक प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं। लाइक जो डो की क्वालिटी होगी वही बताएगी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या होगी। ग्लूटेन नेटवर्क, when mixed with water, glutenin give elasticity, springiness, and gliadin give extensibility, stretch। बेसिकली जो आपका आटा होता है, जो ये जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, वो उसके अंदर एक आपका ना कंपोनेंट होता है ग्लूटन। आप सबको उसका पता है, ग्लूटेन एलर्जी का आपको पता है। ठीक है। तो ग्लूटेन जो है उसके अंदर वो एक प्रोटीन है जिसके दो कंपोनेंट हैं। द फर्स्ट वन इज द ग्लाइडन एंड द सेकंड वन इज द ग्लूटेनिन। ग्लूटेनिन जो है वो बेसिकली इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, स्प्रिंगीनेस, मतलब आटे को आप खींचते हो वो वापस अपनी जगह जाता है, खींचते हो थोड़ा सा तो जाता है ना अपनी वापस जगह पर, वो ड्यू टू ग्लूटेनिन है। और जो उसकी इलास्टिक एक्सटेंसिबिलिटी है, मतलब वो जो खींच रहे हो और वो एक्सपेंड करता है अपने आप को, वो उसकी एक्सटेंसिबिलिटी है, उसको हम स्ट्रेच कहते हैं, वो ड्यू टू ग्लाइडेन है। ठीक है। दिस नेटवर्क ट्रैप गैस बिटवीन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन हेल्पिंग डो राइज। अब ये जो ग्लूटेन और ग्लाइडिन का आपस में नेटवर्क है ना, यानी ये समझ लें ऐसे कंपोनेंट है। तो ये जब आप डो बनाते हो तो ये अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं। एयर ट्रैप करने का मतलब है कि जब फर्मेंटेशन होती है तो फर्मेंटेशन आपको पता है यीस्ट करती है। तो यीस्ट फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस होती है। तो ये जो नेटवर्क है ये इस तरह हार्ड होता है, ऊपर से हार्ड से बनाते हैं कि मैश बनाया हुआ है, एक जाली स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया होता है कि जो उस गैस को, उस CO2 को जो अंदर प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू फर्मेंटेशन, उसको निकलने नहीं देता। जब वो निकलती नहीं है तो अंदर डो क्या होती है, फूल फूल जाती है। तो इसी वजह से आपने देखा कि ब्रेड क्या होती है, फ्लफी। केक, सॉफ्ट केक क्या होते हैं, फ्लफी फ्लफी से होते हैं। तो वो फ्लफी क्या होते हैं, असल में उसमें CO2 गैस जो है वो इंट्रैप्ड थी, और उसने सारे के सारे नेटवर्क को वो प्रेशर लगा के फैला दिया। अब वो सारा फैल गया और वो उस तरह एक फ्लफी फ्लफी से स्ट्रक्चर बन जाता है। वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट के अंदर हमारे पास आ जाता है मोर वाटर मेक डो सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल बाय लेस वाटर। आपको पता है वो पानी के हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट होती है। फर्मेंटेशन, जितनी रियोलॉजी कंट्रोल हाउ वेल द डो होल्ड द गैस एंड राइजेस। अब फर्मेंटेशन मैंने बता दी CO2 प्रोड्यूस होनी है। रियोलॉजी, रियोलॉजी क्या है कि आटे की जो टेक्सचरल प्रॉपर्टी है, आपने उसको कितना सॉफ्ट बनाया है, कितना हार्ड बनाया है, ये डिसाइड करेगा कि वो कितना ज्यादा फूलेगा। अगर बहुत सॉफ्ट बना दिया हो सकता है सारी गैस लीक हो जाए, बहुत हार्ड बना दिया हो सकता है वो गैस निकलना ही ना दे। ठीक है। तो इट विल वेरी अमंग दैट कि आप उसको जो है वो प्रॉपरली क्या कर सको, एडजस्ट कर सको। ठीक है। तो ताकि वो फर्मेंटेशन जो है और उसकी जो फ्लफीनेस है वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो सके। आगे कुछ रियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। रियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली ग्राफ्स होते हैं। फेरिनोग्राफ मेजर डो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग मिक्सिंग। जब आप डो बना रहे हो और उसको आटे को मिक्स कर रहे हो उसके दौरान में ये ग्राफ बनता है जो कि बताता है कि रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, यानी मिक्सिंग के दौरान जो ग्राफ बनाते हैं वो फेरिनोग्राफ होता है। और ये ग्राफ साथ साथ बताता है कि पानी नीडेड फॉर डो कंसिस्टेंसी, के और कितना पानी चाहिए। मिक्सिंग टाइम एंड डेवलपमेंट, कि आप वो जो ग्लूटेन का नेटवर्क आपने बनाना है जिससे अच्छी जो है वो फ्लफीनेस आनी है, उसको अचीव करने के लिए कितना टाइम चाहिए। और डो एबिलिटी टू मेंटेन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग मिक्सिंग, और उस डो की कितनी, यानी मिक्सिंग के दौरान जो है वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की डो की एबिलिटी कितनी है। ठीक है। फ्रीनोग्राफ क्या करता है, फ्लोर और पानी को मिक्स करता है, रिकॉर्ड द टॉर्क नीडेड ओवर टाइम टू क्रिएट अ ग्राफ। यानी टॉर्क वो फोर्स है
और एक तरफ टाइम है, एक तरफ टॉर्क है और एक तरफ टाइम है, और उसका ग्राफ बनाता है जो कि शो करता है डो की प्रॉपर्टीज को। इट हेल्प बेकर चूज द राइट फ्लोर फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन इन बेकिंग। इससे उसको पता लग जाता है मैंने कौन सा फ्लोर और कितनी अमाउंट में चूज करना है बिफोर हैंड ही। अभी प्रोडक्ट नहीं बना तो पहले उसको पता लग गया, उसके हिसाब से वो एडजस्ट करके फाइनल प्रोडक्ट के मुताबिक उसको एडजस्ट करता है। दूसरा एल्वियोग्राफ, ये जो डो की एक्सटेंसिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को चेक करता है। एक्सटेंसिबिलिटी कि वो कितना स्ट्रेच कर सकता है बिफोर ब्रेकिंग, मतलब आपने आटा पकड़ा, डो पकड़ी, आप उसको खींच रहे हैं, तो वो खींचता जाएगा, एक टाइम आएगा उसको टूट जाएगा। टूटने से पहले वो कितना एक्सपैंड किया, ये एक्सटेंसिबिलिटी होती है। टेनिसिटी, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग, और कितना वो हार्ड है। टेनिसिटी क्या होती है कि कितना उसने रेजिस्ट किया खींचे जाने को, कि मुझे ना खींचे, मतलब अपने आप को स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखने की कितनी उसने कोशिश की। पी बाई एल वैल्यू, रेशियो ऑफ टेनिसिटी टू एक्सटेंसिबिलिटी। इन्फ्लेशन टेस्ट, टेस्ट डो एबिलिटी टू एक्सपैंड एंड रीटेन गैस। इवेल्युएट डोज विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टी, क्रूशियल टू evaluate हाउ डो विल परफॉर्म बिफोर ड्यूरिंग बेकिंग। तो ये बताता है कि बेसिकली एक्सटेंसिबिलिटी और टेनिसिटी, यानी एक है एक्सटेंसिबिलिटी कितना फैलेगा, टेनिसिटी है कितना अपने आप को रोकेगा फैलने से। तो ये बताएगा कि जब ड्यूरिंग बेकिंग जब CO2 प्रोड्यूस होगी तो डो कितनी अच्छी जाएगी, ठीक है। यानी ड्यूरिंग बेकिंग जब CO2 प्रोड्यूस होगी तो डो कितनी ज्यादा एक्सपैंड करेगी। डेफिनेटली एक्सेंसिबिलिटी ज्यादा है तो बहुत ज्यादा फैल जाएगी, अगर टेंडेंसिटी ज्यादा है तो बहुत कम फैलेगी। और उसका एक जो रेशो निकालते हैं उससे हमें अंदाजा होगा कि हाँ भाई किसका ये कितना एक्सपैंड करेगा। मिक्सोग्राफ ये बताएगा मिक्सिंग प्रॉपर्टीज को, मिक्सिंग टाइम कितना चाहिए, पीक रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ड्यूरिंग मिक्सिंग, एंड टॉलरेंस इंडेक्स, डो एबिलिटी टू टॉलरेट ओवर मिक्सिंग। और ये सारी प्रॉपर्टीज जब इसके अंदर बताई जाती हैं, प्रोवाइड इंसाइट इनटू फ्लोर क्वालिटी एंड डो स्ट्रेंथ, हेल्प ऑप्टिमाइज मिक्सिंग प्रोसेस। मतलब ये बताता है कि भाई फ्लोर की क्वालिटी और डो की स्ट्रेंथ कितनी है। आपको पता है वो पानी और उसकी जो आटा है उसकी मिक्सिंग के हिसाब से आपकी रिक्वायर्ड जो डो क्वालिटी है उसके मुताबिक फिर वो आपको बताता है कि भाई आपका और कितने टाइम तक इसको मिक्स करना है, और इसमें बाकी आटा कितना, पानी कितना, वो सारी चीजें एडजस्ट होती हैं। एक्सटेंसोग्राफ ये एक्सटेंसिबिलिटी बताता है, जो ऊपर था वो था एक्सटेंसिबिलिटी, ये भी एक्सटेंसिबिलिटी और रेजिस्टेंस को बताता है। रेजिस्टेंस टू एक्सटेंस, फोर्स टू स्ट्रेच डो, दिस इंडिकेट स्ट्रेंथ। एक्सटेंसिबिलिटी, लेंथ टू विच डो कैन ब्रेक बिफोर कैन स्ट्रेच बिफोर ब्रेकिंग, ऊपर वाली बात आ गई। एरिया, अ कर्व रिप्रेजेंटिंग रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एरिया अंडर द कर्व, डायरेक्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू डीफॉर्म द डो। एक्सटेंसोग्राफ टेस्ट इन्वॉल्व एक्सटेंडिंग a strip of dough at a constant rate until it break, मतलब हमें एक स्पेसिफिक स्पीड पे, एक फिक्स स्पीड पे उसको डो को खींचना शुरू करते हैं कि तब तक जब तक कि वो टूट ना जाए। और साथ ही इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो कि फोर्स को और एक्सटेंशन को, जितनी फोर्स लगी और जितना वो एक्सपेंड किया उसको जज करता है, नोट करता है, और एक ग्राफ बनाता है जो कि बताता है कि भाई एक्सटेंशन यानी जब डो फैलेगी तो उसमें जो है वो कितनी फोर्स जो है वो बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है, टूटने से पहले। ये हेल्प आउट करता है कि अगर फर्ज कर लें आपकी डो इस तरह है कि वो बिल्कुल माइनर से फोर्स बर्दाश्त करके फट जाती है या टूट जाती है, तो जब वो बेकिंग में जाएगी CO2 ज्यादा प्रोड्यूस होनी है। CO2 की स्ट्रेंथ अगर इसकी जो कैपेबिलिटी से ज्यादा हुई तो ये फट जाएगी। जब फट जाएगी तो ये गैस को रिटेन नहीं कर पाएगी, जब रिटेन नहीं कर पाएगी तो ये अपने आप का फ्लफी स्ट्रक्चर जो है वो उसको नहीं अचीव कर पाएगी, ठीक है। तो इट विल बी अ बैड फूड प्रोडक्ट। तो इन चीजों को एक्सेस किया जाता है पहले से, भाई डो कितना एक्सटेंड कर सकता है, कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है, उसकी एक्सटेंसिबिलिटी क्या है, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी क्या है, और टेनिसिटी क्या है, और उसके हिसाब से फिर एक ऐसा मॉडरेट लेवल निकाला जाता है जिसपे जो डो इस तरह से बने कि जब वो फाइनली हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो वो इनफ फ्लफी हो, बहुत फैला ना हो, बहुत हार्ड ना हो। तो उन प्रॉपर्टीज को प्री हैंड एडजस्ट किया जाता है बाय यूजिंग दीज ग्राफ्स। Rapid Visco Analyzer. The RVA measure the viscosity of starch or flour sample during a full cycle of heating and cooling. It tracks changes like swelling, gelatinization, pasting, and retrograde. It helps detect alpha malase activity and is useful for analyzing both cereal flour and pure starches. जो रैपिड विस्को एनालाइजर है ये आटे की क्वालिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम ड्यूरिंग हीटिंग या कूलिंग के प्रोसेस, यानी डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर आटे के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा उस चीज को असेस करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, हीटिंग या कूलिंग की वजह से स्वेलिंग, जेलेटिनाइजेशन, पेस्टिंग एंड रेट्रोग्रेडेशन, यानी डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं, ये डिफरेंट जो चेंजिंग्स आनी है बेसिकली उसको स्टडी करता है कि हीटिंग की वजह से कौन कौन सी चेंजेस आई, कूलिंग की वजह से कौन सी चेंजेस आई, और अल्टीमेटली ये जो है वो उसको बताता है।
और की पैरामीटर मेजर्ड पीक विस्कोसिटी, मैक्सिमम विस्कोसिटी रीच बाय स्वेलिंग इक्वल ग्रेन्यूल कोलैप्स। ये अब दाने की बात हो रही है कि ये चेक करता है कि मैक्सिमम विस्कोसिटी क्या है जब आप स्वेलिंग को कोलैप्स तक लेके जा सकते हो। आसान अल्फाज में कि आप उसको फुलाते हो, फुला रहे हो, फुला रहे हो, फटने से कितनी विस्कोसिटी तक या मैक्सिमम कितनी हमारे हमने फोर्स लगाई है जब तक कि वो फट नहीं गया। हॉट पेस्ट होल्डिंग विस्कोसिटी, मिनिमम विस्कोसिटी व्हेन ग्रेन्यूल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन एट हाई टेम्परेचर। अब ये है डाउन साइड पे, ठीक है, कि आपने उसको हीट करना शुरू किया, हीट करेंगे विस्कोसिटी कम होती जाएगी। विस्कोसिटी मतलब हार्डनेस समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो अब वो क्या होती है, जब आप उसको पिघला रहे हो तो वो पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है। तो मिनिमम विस्कोसिटी के जब जिससे नीचे यानी जिस हीट पे जाके ग्रेन्यूल टूट जाएगा, ठीक है। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ग्रेन्यूल हो सकता है, मतलब वो हीट हो रहा है, हीट हो रहा है, ऐसा पॉइंट जहां पे वो टूट जाएगा, उस पॉइंट को आप कहोगे कि वो मिनिमम, उस पॉइंट पे जो उसकी विस्कोसिटी होगी दैट इज मिनिमम विस्कोसिटी, ठीक है। ब्रेकडाउन विस्कोसिटी, ड्रॉप इन विस्कोसिटी ड्यू टू ग्रेन्यूल डिसइंटीग्रेशन एक्सेस एक्सीडिंग स्वेलिंग। जैसे ही ग्रेन्यूल फट जाएगा उसके बाद फौरन से उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो पहले वो इंटैक्ट था, अब वो फट चुका है। तो जैसे उसकी जो ये ड्रॉप इन विस्कोसिटी है, जो उसकी विस्कोसिटी एकदम फटने के बाद कम हुई है, इट विल बी कॉल्ड एज ब्रेकडाउन विस्कोसिटी। सेटबैक विस्कोसिटी, इंक्रीज इन विस्कोसिटी ड्यूरिंग कूलिंग ड्यू टू स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन, यानी स्टार्च